नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हमने जो अपना पीवाईक्यू हमने स्टार्ट किया था, तो ये 2018 का आपका केवीएस का पीजीटी कॉमर्स का आपका पेपर है और जिसके रिगार्डिंग मैं 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। तो आज की इस वीडियो में हमारा ये आज का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने सारा ही आपको करा दिया ऑलमोस्ट। तो 71 से लेकर 150 तक क्वेश्चन है। तो आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो पहले एक बार जाकर उन वीडियोज़ को देख लेना। पीवाईक्यू आपके लिए करना बहुत ही ज़रूरी है, बार बार मैं हर एक वीडियो में यही बोलती हूँ। तो आप जो पीवाईक्यू की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो पीवाईक्यू जरूर करके जाना और मैं कोशिश करूँगी कि आपको पीवाईक्यू प्रोवाइड कराऊँ। आपके पहले केवीएस के 3-4 साल के कर लेंगे, उसके बाद फिर जो हमारे अदर जैसे डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, इन सब के भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 130th क्वेश्चन तक मैं आपको करा चुकी हूँ और आज की इस वीडियो में हमारा ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। आज हम करेंगे 131। तो देखिए, इसमें हमारा ये क्वेश्चन है, मीना ड्रोज अ बिल ऑन परवीन ऑन अगस्त 29, 2018 फॉर 1 मंथ, द ड्यू डेट ऑफ द बिल वॉज। तो यहाँ पे बेसिकली आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज से क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं, ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपका जो केवीएस का आपका जो सिलेबस है ना, तो अब की बार है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसमें मेंशन नहीं है और ये आपका 2018 का पेपर है। तो एक बार आप चेक कर लेना कि 2018 में भी आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेंशन है या फिर नहीं है। अगर मेंशन नहीं है तो इसका मतलब है कि भी फिर भी आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से क्वेश्चन आ रखे हैं और कई सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। एक क्वेश्चन नहीं, कम से कम आप इसी में देख लेना, अब इस पेपर के अंदर ही आपके कम से कम 3-4 क्वेश्चन हो चुके हैं जो आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज से आए हुए हैं। तो आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज को भी करके चले जाना। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं ये क्वेश्चन। तो मीना ने एक बिल ड्रॉ किया है परवीन के ऊपर, जो कि है उसकी जो डेट वो कब ड्रॉ किया गया है, 29 अगस्त को, फॉर 1 मंथ के लिए। तो यहाँ पे आपको ड्यू डेट निकालनी है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आप लोगों को करा चुकी हूँ, तो उस वीडियो को देख लेना जहाँ पे मैंने आपको ड्यू डेट निकालना सिखाया। तो ड्यू डेट हमारी कैसे निकलेगी, तो हमारा मंथ्स है तो मंथ्स में निकलेगी, डेज है तो डेज में निकलेगी। ठीक है, तो जैसे भी हमारा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम निकाल देंगे। तो 29 अगस्त को एक महीने के लिए, तो एक महीना हमारा कब होगा, अगस्त और सितंबर। तो 29 सितंबर को हमारा 1 मंथ हो जाएगा और उसके बाद फिर 3 डेज हम इसमें किसके कर देंगे, ऐड, ग्रेस के। तो जब मैं 3 डेज यहाँ पे ऐड करूँगी ग्रेस के, तो हमारी डेट निकल के आएगी 2 अक्टूबर। ठीक है, तो 2 अक्टूबर निकल के आएगी। लेकिन 2 अक्टूबर हमारा क्या है, 2 अक्टूबर को हमारा पब्लिक हॉलीडे है, गेजेटेड हॉलीडे है एक तरह से। तो इसलिए हमें जब भी हमारा, अगर हमें पहले से ही पता है कि भाई इस डेट को पब्लिक हॉलीडे है, तो उस केस में जो हम ड्यू डेट लेते हैं वो एक दिन पहले लेंगे। तो यहाँ पे जो आपकी ड्यू डेट आएगी वो 1 अक्टूबर आएगी। और अगर हमारा इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो जाए तो उस केस में फिर हम नेक्स्ट डेट लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर इस केस में हमारी ड्यू डेट 2 अक्टूबर निकल के आई, जैसे अगर हमारी ड्यू डेट 2 जनवरी निकल के आई और 2 जनवरी को एकदम से वैसे ही इमरजेंसी हॉलीडे आपका डिक्लेयर कर दिया, तो फिर उस केस में हमारी जो ड्यू डेट होगी वो 3 जनवरी हो जाएगी। तो ये बात आपको याद रखनी है, अगर नेशनल हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे है, तो ड्यू डेट से एक दिन पहले लेंगे हम, और अगर हमारा इमरजेंसी हॉलीडे है तो फिर हमें एक बाद में लेंगे। ठीक है, एक डेट हमारी नेक्स्ट हम लेंगे। तो नेक्स्ट हमारा 132, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द काइंड ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो भाई नीचे जो आपको 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें से बताना है कि कौन सा आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस नहीं है। तो देखिए, आपका जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस नहीं है। नहीं तो आपका डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एथिकल भी, आपका इकोनॉमिक भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आएगा आपका बिजनेस की। नेक्स्ट हमारा 133, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस वाला चैप्टर जरूर करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जीवन बीमा के अनुबंध में आपका निम्न में से कौन सा सिद्धांत लागू होता है। तो जब लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपका होना चाहिए। ठीक है, तो आप उसी का इंश्योरेंस करा सकते हो जिसमें आपका हित है, ऐसा नहीं कि भी आप किसी का भी इंश्योरेंस करा दोगे। तो ये इसके अंदर आ जाएगा आपका, इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स एंड फिश हैचरी कम्स अंडर विच टाइप ऑफ द इंडस्ट्री। तो ये आपका आएगा जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर। तो ये टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री आप जरूर करके जाना। एक्सट्रैक्टिव आपका सेकेंडरी है, प्रोसेसिंग है, प्राइम इंडस्ट्री है, प्राइमरी, सेकेंडरी, तो ये सब। तो ये जो कैटल ब्रीडिंग वगैरह हमारी, ठीक है, पशुपालन करना आपका, जो फिर मुर्गी पालन करना, मछली पालन करना, ये सब किसके अंदर आएगा, आपका जेनेटिक के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन इज द स्ट्रैटेजिक HR इनिशिएटिव फॉर मैनेजिंग द शॉर्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अगर बात करते हैं हम, विच वन इज द स्ट्रेटेजिक HR इनिशिएटिव, जो HR है उसका क्या इनिशिएटिव, क्या रणनीति है, क्या पहल है, किसके रिगार्डिंग आपका, अगर हमें यहाँ पे शॉर्टेज हो गई, ठीक है, मानव संसाधन की अगर यहाँ पे हमें शॉर्टेज होगी तो उस केस में
हमारा बेसिकली क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा हमारा सब कॉन्ट्रैक्ट वर्क टू द जो अनदर कंपनी है, दूसरी कंपनियों के कार्य की उपसंविदा होना। ठीक है, तो दूसरी कंपनियों की एक तरह से हेल्प लेना हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 136, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट का कौन सा फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे बेसिकली जो फैसिलिटिंग द हाउसिंग लोन, ये फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन नहीं है और सारे के सारे आपके फाइनेंशियल मार्केटिंग के फंक्शन है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू द ट्रेड थ्योरीज ऑफ द लीडरशिप, तो ट्रेड थ्योरी का मतलब भी गुणों की बात आ जाएगी, तो यहाँ पे कौन सा हमारा रिलेट करता है, तो राइट आंसर होगा हमारा द थ्योरी दैट कंसिडर द पर्सनल क्वालिटीज एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये आपका रिलेट करेगा किससे, ट्रेड थ्योरी से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 138 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें से कौन सी नहीं है, तो मैनेजमेंट इज अ टेंजिबल फोर्स, ये इसकी कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट आपका क्या बेसिकली कि इनटेंजिबल फोर्स है, ये टेंजिबल इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ, तो ट्रेड डिस्काउंट हमें कब मिलता है, सेल ऑफ द गुड्स से, तो जब हम गुड्स को सेल आउट करते हैं तो उस टाइम ट्रेड डिस्काउंट आपको मिलता है। नेक्स्ट है फिर हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज यूनिवर्सल पोर्टेबल एंड इनएक्सपेंसिव बट हैज इट्स ओन लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ द स्टोरेज कैपेसिटी एंड द स्पीड, तो ये फिर से आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है और इसका राइट आंसर आपका फ्लॉपी डिस्क है, तो कंप्यूटर वाला जरूर करके जाना आप पोर्सन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, गार्डन लिमिटेड फॉरफिटेड 450 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच issued at a premium of ₹1 each on which ₹8 including premium was called and ₹6 including premium was paid, तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला गया है कि भी 450 शेयर आपके इशू किए गए हैं, नहीं सॉरी फॉरफिट किए गए हैं। इसमें से देखिए जो 450 शेयर इशू किए गए थे, जो कि हमें इशू किए गए थे प्रीमियम पर, ₹1 प्रीमियम था और ₹10 का शेयर था, और फिर बाद में ₹8 मंगाए गए और इस ₹8 में आपका प्रीमियम भी इंक्लूड है। लेकिन यहाँ पे जिस बंदे के, ठीक है, एक पर्सन था जिसने अपने जो शेयर है ₹8 मंगाए, तो उसने पूरे 8 शेयर नहीं दिए, तो ₹8 नहीं दिए, उसने सिर्फ ₹6 दिए है और ₹6 में आपका प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। वॉज पेड ₹350 ऑफ द दीज शेयर्स वर री इशूड, तो फिर जो 450 शेयर थे जिनको फॉरफिट किया गया था, इसमें से 350 शेयर्स को री इशू किया गया है, और वो कैसे री इशू किया गया, आपका एक शेयर ₹7 में री इशू किया और ₹8 मानते हुए, तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि भाई ₹8 का शेयर साथ में दे दिया तो ₹1 हमने डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, कितने शेयर्स पर, 350 शेयर पर, तो टोटल डिस्काउंट यहाँ पे कितना हो गया, 350। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, वट अमाउंट शेल बी क्रेडिट टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो कैपिटल रिजर्व में हम कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एंट्री करनी होगी शेयर फॉरफीचर्स की, शेयर फॉरफिट करने की एंट्री, तो वहाँ से हम देखेंगे कि जो हमारा शेयर फॉरफिट अकाउंट है उसके अंदर हमारा कितना पैसा आया, तो हमने ₹6 यहाँ पे मंगाए थे। ठीक है, जिसमें से हमारे ₹1 इसमें प्रीमियम का इंक्लूड है, तो इट मीन्स हमें ₹5 मिले हैं, तो शेयर फॉरफिट अकाउंट में हमारे कौन सा अमाउंट जाता है, जो हमें मिल चुका है, तो 450 शेयर पे ₹5 के हिसाब से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, तो हमें मिल चुके यहाँ पे 2250। ठीक है, जो ₹2250 मिले हैं ये 450 शेयर पे है, और हमने कितने शेयर री इशू किए, हमने 350, तो 350 पे हमारा कितना होगा, तो 350 पे यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा, 350 का जो मैं निकाल लूँगी यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे इसको काट पीट के निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से मैंने काट दिया और 9 पे, और फिर यहाँ पे 9 2 जा 18 और 5 0। ठीक है, और यहाँ पे 7 है और 1750 रुपये। ठीक है, तो 1750 हमारा निकल के आया 350 पे, 350 पे एक तरह से हमें 1750 रुपये मिल चुके फॉरफिट अकाउंट में, और अब हमने कितना डिस्काउंट दिया, जो मैंने शुरू में ही आपको बताया था 350, तो यहाँ पे जो फॉरफिट अकाउंट है उसमें हमारा कितना बैलेंस जाएगा, सॉरी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में हमारा कितना बैलेंस जाएगा, 1400 रुपये हमारा जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सेकंड। नेक्स्ट हमारा 142, विच वन इज ट्रू स्टेटमेंट, तो हमें बतानी है कि भाई ट्रू स्टेटमेंट इसमें से हमारी कौन सी है। ठीक है, तो देखिए अ ग्रुप ऑफ द फर्म्स इन एन इंडस्ट्री फॉलोइंग द डिफरेंट स्ट्रेटजी इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक ग्रुप। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड maintaining a strategic fit between the organization goal and the capabilities. Marketing strategies cannot become outdated for a long period. और फोर्थ हमारा ऑप्शन है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन्वॉल्व डेवलपिंग स्ट्रेटेजी फॉर अ शॉर्ट रन सर्वाइवल। तो देखिए इसमें से हमारा जो राइट आंसर होगा
पे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ स्ट्रेटेजिक फिट बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड द कैपेबिलिटीज। तो ये बेसिकली बोलता है कि भी जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो आपकी एक ऐसी प्रोसेस है जो इस तरह से हम जो स्ट्रेटजी बनाएंगे, जो हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसकी जो कैपेबिलिटीज है, उसके जो रिसोर्सेज है, उसके रिसोर्सेज को ध्यान में रखते ही हम क्या करेंगे, जो गोल है उनको सेट करेंगे और उनके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, बेसिकली जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करेंगे। तो इसलिए जो इसको बोला गया है आपका बेसिकली फिट बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन, जो स्ट्रेटेजिक है वो क्या है आपका मेंटेन करके चलना हमें एक स्ट्रेटेजिक जो कि आपकी फिट रहेगी बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड द कैपेबिलिटीज। तो ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एज द फर्म दैट आउटसोर्स सीक टू लोअर देयर कॉस्ट दे ट्राई टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द लो कॉस्ट मैन पावर ऑफ द होस्ट कंट्रीज विच कंसर्न ऑफ द आउटसोर्सिंग डज दिस स्टेटमेंट सिग्निफाई। तो ये क्या बोलता है कि भाई जो फर्म में है वो क्या करती है, जो उनकी कॉस्ट है उसको कम करने के लिए कई बार बाहर से, बाहरी जो सोर्सेज है वहाँ से जो लो कॉस्ट मैन पावर है उसको हायर करती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हिंदी में भी आप देख सकते हो, क्योंकि फर्में अपनी लागतों को घटाने हेतु अपनी कॉस्ट कम करने के लिए बाहर स्रोत करती है, इसलिए वे मेजबान देशों की कम लागत वाली मानव शक्ति से अधिकतम लाभ उठाने का प्रयास करती है। यह कथन बाह्य स्रोतीकरण के किस सरोकार को जागर करता, मीन्स भी ऐसे देश जहाँ पे हमें जो लेबर है वो सस्ते में मिल जाएगी और उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा उनसे लाभ उठाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली बोला गया है कि भी जो आपकी ये इस तरह की जो आउटसोर्सिंग है, जो कंसर्न जो आउटसोर्सिंग करती है, तो ये कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सिग्निफाई करती है, इसको हम बेसिकली बोलते हैं स्वेट शॉपिंग, मीन्स परिश्रम खरीदारी, ठीक है। तो आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द चार्टर ऑफ अ कंपनी इज इट्स, जो एक कंपनी है उसका जो मेन चार्टर है वो क्या है, मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन। तो ये याद आपको रखना, मेन डॉक्यूमेंट है एक कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो हमें बतानी है कि भाई हमारी कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो देखिए ये जो हमारा फोर्थ है ये हमारा क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो देखिए ये स्टेटमेंट क्या बोलती है, HRM डज नॉट नेसेसिटेट द अलाइनमेंट ऑफ द HR पॉलिसीज विद द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी। कि भाई जो HRM है वो जो अपनी रणनीतियाँ जो बनाता है, ठीक है, या जो पॉलिसीज वो बनाता है वो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग नहीं बनाएगा, ठीक है, या उसको उसके अकॉर्डिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हमारी एक साथ ही एक लैब में हमारी जो भी पॉलिसीज होंगी, जो स्ट्रेटजी होंगी एक ऑर्गेनाइजेशन की वो चलेगी, ठीक है। तो इसलिए ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है डूरिंग अ पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन अ लाइबिलिटी अकाउंट विच हैज अ कॉन्स्टेंट बैलेंस विल शो। तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या करेगा, ये शो करेगा अ परचेजिंग पावर गेन इफ द आइटम इज अ मॉनेटरी लाइबिलिटी। तो देखिए इन अ पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि भाई हमारी एक तरह से महंगाई हम बोलते हैं हमारी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे यही बोला गया कि भाई जैसे आपने किसी से 1 लाख रुपए का सामान आपने खरीदा है आज, ठीक है, आज आपने किसी से 1 लाख रुपीज़ का सामान खरीदा है और 6 महीने बाद आपने उसकी पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे आप देखिए अगर यहाँ पे आपका इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन होने की वजह से जो 6 महीने बाद है, जो 1 लाख है, जो उसकी परचेजिंग पावर है वो 6 महीने बाद भी उतनी रहेगी नहीं ना। तो बेसिकली जो परचेजिंग पावर है वो आपकी कम हो जाएगी 6 महीने बाद। तो इसलिए यहाँ पे आपको तो फ़ायदा होगा ना कि भाई आप आज 6 महीने बाद 1 लाख रुपए दोगे, तो आपको फ़ायदा क्यों है, क्योंकि आज के टाइम में, आज जब 6 महीने हो चुके हैं, आज आप उतना ही सामान उस 1 लाख रुपए से नहीं खरीद सकते। तो इसलिए यहाँ पे आपके लिए क्या हो जाएगा, परचेजिंग पावर गेन हो जाएगा अगर हमारी इफ़ द आइटम इज अ मॉनेटरी लाइबिलिटी अगर हमारी है, ठीक, अगर हमें पे करनी है तो इसलिए। नेक्स्ट हमारा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड द गुड्स एंड द सर्विस टैक्स इन द कंट्री। तो कब से, ये तो आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो 1 जुलाई 2017 से आपका GST को इम्प्लीमेंट आपका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी रिलेटेड विद। तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमारा बेसिकली जो भी लॉन्ग टर्म डेट्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, कैपिटल है, इक्विटी कैपिटल है, ये सब हमारा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ कंपनी परचेज एसेट ऑफ ₹10 लाख एंड इशू 10% डिबेंचर ऑफ 8 लाख टू द वेंडर एज कंसिडरेशन while recording the above transaction in journal the balance of ₹2 लाख will be credited। तो देखिए 10 लाख रुपए की मशीनरी एक कंपनी ने परचेज की, 10 लाख रुपए की मशीनरी, लेकिन कंपनी ने क्या किया, 8 लाख रुपए उसको पेमेंट डिबेंचर दे दिए 8 लाख के, और जो 8 लाख के डिबेंचर ही दे दिए उसको, ठीक है।
लेकिन जो 2 लाख है, अभी 2 लाख का हमारा बेसिकली क्या हुआ, तो 2 लाख का तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। तो इसमें हमारी देखिए जो एंट्री होगी वो क्या होगी, आपने एसेट परचेज की है तो करोगे आप एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट 10 लाख, ठीक है। 2 आपने यहाँ पे डिबेंचर दे दिए, तो डिबेंचर हमारे कितने हो गए, 8 लाख के, ठीक है। और 2 लाख बचे, तो इसका मतलब ये आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और ये कौन सा प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है। कैपिटल प्रॉफिट है तो 2 लाख आपके कहाँ चले जाएंगे, कैपिटल रिजर्व के अंदर, 2 लाख इधर आ जाएंगे, तो यही आएगा। तो जो 2 लाख है उसको हम कहाँ पे क्रेडिट करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो 4th विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा और लास्ट क्वेश्चन है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज नॉट यूज्ड। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन देखना कि जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है उसको कहाँ पे यूज नहीं किया जाता। तो देखिए अगर हम पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पे तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा। इसी तरह से प्रोवाइड द फीडबैक अबाउट द प्रोग्रेस टुवर्ड्स द गोल, ठीक है। अगर यहाँ पे फीडबैक प्रोवाइड करानी है, फीडबैक अगर देनी है तो वो तो अपवर्ड होगी, डाउनवर्ड नहीं होगी ना। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज नॉट यूज टू द प्रोवाइड द फीडबैक अबाउट द प्रोग्रेस। और आगे हमारा पॉइंट आउट द प्रॉब्लम दैट अटेंशन, तो ये भी हमारा, और असाइन द गोल, ये भी हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी डाउनवर्ड हो जाएगा ये हमारा, सिर्फ ये वाला डाउनवर्ड हमारा नहीं होगा, यहाँ पे हमें अपवर्ड कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये था हमारा कॉमर्स का सेक्शन, और हमारे यहाँ पे आज क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए कॉमर्स के, जो कि आपके 2018 के अंदर, 2018 के अंदर जो आपका KVS PGT कॉमर्स का आपका एग्जाम हुआ था। और अब आप लोग देख सकते हो लेवल, आप देख सकते हो कि भी आपका जो क्वेश्चन का लेवल है वो कितना हाई लेवल है या मॉडरेट है, जो भी है आप देखना और बताना कमेंट सेक्शन में। और ये भी आप लोग चेक कर सकते हो कि आपके जो ये क्वेश्चन आ रखे हैं क्या ये NCERT से आ रखे हैं या बहुत ही हाई लेवल है, ठीक है। आपको बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ऑलमोस्ट आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जो जितना मैंने नोट किया है और आप भी अब तो देख ही सकते हो, तो ऑलमोस्ट आपके NCERT से ही आ रखे हैं। और अब आप लोगों का 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, तो 100 में से ना 80 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए, जो कि आपको NCERT से ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि सबसे पहले सब कुछ छोड़कर आप सबसे पहले जो NCERT है उसको अच्छे से कीजिए, और कम से कम 2-3 बार इसको रिवाइज कीजिए। और उसके बाद ये सब होने के बाद आप अपना, ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ NCERT करके जाए और आगे आपको करना ही नहीं है। अगर आपके पास, आपने NCERT कर लिया और आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो आप अपना फिर जो एडवांस लेवल है, जो हाई लेवल है, वह भी करके जाइए, ठीक है। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करती हूँ आपका 2017 का, या जब भी आपका KVS का एग्जाम हुआ था तो वह पेपर और मिल गया तो मैं उसको भी आपको करा दूंगी, और अदर पेपर्स भी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना, कोई भी डाउट हो उसके लिए कमेंट करना, कोई भी सजेशन आप लोग देना चाहो तो वह भी दे सकते हो। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।